न्याय के लिए जब ये रास्ता बंद हो जाता है तो भय कभी भी नहीं खत्म होता है और दुख का घाव कभी भी भर नहीं सकता। कितने लोग रुकते हैं और रुक कर ये पूछते हैं कि अभी उन नौजवानों का क्या हुआ जो आज तक जेल में सड़ रहे हैं, फंसे हैं। मर्डर केसेस में इंक्लूडिंग वो हॉरिफिक केस जिसमें 7 मुसलमान 25 और 26 फरवरी को सड़क पर आते हुए, आपने देखा बाबू खान का, जब उनके 2 बेटे हाशिम और आमिर, उनकी हत्या हुई उसी ब्रिज पर और बाद में उनकी लाश भगीरथी नाले से निकाले गए। 2 दिन में 9 की हत्या हुई। वो केस चल रहा था। उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था, कट्टर हिंदू एकता। तो ये कट्टर हिंदू एकता ग्रुप का व्हाट्सएप में एक्चुअल मर्डर मैसेजेस पाए गए। फलाना जगह पर इसका मर्डर हुआ, शाबाश फलाना को, एक्सेट्रा। बहुत ग्राफिक डिटेल मैसेजिंग व्हाट्सएप पे। लेकिन जज साहब क्या कहते हैं कि कोई विटनेसेस सही नहीं मिले और व्हाट्सएप कोई सबूत या एविडेंस नहीं है, इसलिए 12 के 12 लोगों को रिहा कर दिया। अब इस केस में व्हाट्सएप एविडेंस नहीं है, लेकिन उमर खालिद के केस में न स्पीच कुछ मिला है और कुछ नहीं मिला है, केवल सॉलिडारिटी के मैसेजेस मिले व्हाट्सएप पर, बट वो उनको दोषी ठहराने के लिए सबूत माना जाता है। तो ये पूरे डबल स्टैंडर्ड्स है। आज का तकसीम पार्टीशन ज्यादा भयावह है और एक बड़ी आबादी क्लोजर नहीं तलाश रही है। शरीर के जख्म तो भर ही गए हैं, मेरे रूह के जख्म कब भरेंगे? बाहर तक हमारा पैगाम, हमारा संदेश कैसे पहुंचेगा, इस पर हम लोगों को गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। कुछ नया कहने को है नहीं। दिल्ली में आप देखिए, जितने भी हम लोग बोले, ये पूरे सभी को ये जानकारी है कि ये पूरे तौर पर एक राजनीति है, एक बीजेपी आरएसएस की राजनीति है जो दिल्ली की चुनाव की प्रचार से एंटी सीए मूवमेंट के खिलाफ शुरू है। ये सब हम जानते हैं, यहाँ मुझे उसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि इसके काउंटर में कहीं भी कोई इंक्वायरी नहीं हुआ और हेट स्पीच के खिलाफ जो केसेस है, एक लीगल मुद्दा उठता है, लेकिन जो एक्चुअल हेट स्पीचेस के एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। आज हम सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस पेंडिंग इस बात की है, किस बात की, नॉट वेदर हेट स्पीच इज गिवन और नॉट। हमने उस समय की सरकार को कहा, जब कोर्ट का ये ऑर्डर है तो आप ऑटोमेटिकली उनका भी आपको कॉम्पनसेशन बढ़ाना चाहिए जिनके बच्चे की डेथ हुई, लेकिन आज तक नहीं हुआ। मुश्किल ये है कि इस जगह से बाहर सड़कों पर, दूर दराज हिंदुस्तान के हर गांव में, हर सूबे में लोग वो कहाँ हैं जिन लोगों को थोड़ा सा भी एहसास हो जो आपको है। और बुनियादी सवाल ये है कि लड़ाई है, एक जंग है, इस जंग में हम सब मुब्तला हैं, हम लोग सब इस जंग को लड़ रहे हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम, कहीं ना कहीं हम जितना कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। ये लड़ाई हमको इंतहा तक पहुंचाएगी क्या? ऐसा मुमकिन है? इनको इस दर्द से हम छुट्टी दिला दें, हम इस दर्द से इनको मुब्तला करा दें, ये प्रायोरिटी है और यकीनन आप इसीलिए यहाँ पर मौजूद हैं। 47 तो हमने देखा नहीं, किताबों में पढ़ा। Witnesses have been produced by the police who were not even there. So this is, a very serious form, I believe, of injustice, namely fabrication of evidence. नमस्कार, ये दिल्ली का हाल है। आप देख सकते हैं सड़कें जाम है, लेकिन आज हम जो कहानी बताने जा रहे हैं वो 6 साल पहले की है। 2020 23 फरवरी की है, जब दिल्ली जल रहा था। इस तरह से रुक रुक कर चल नहीं रहा था, सड़कें खाली थी और आगजनी हो रही थी। और उसमें कुछ लोग आए हैं जो बता रहे हैं कि उस वक्त क्या हुआ था और आज भी इंसाफ अधूरा है। आइए चलते हैं प्रेस क्लब और जानते हैं कि कौन लोग हैं जो इंसाफ मांग रहे हैं और उस वक्त क्या हुआ था और आज भी 6 साल के बाद भी इंसाफ में क्यों देरी हो रही है। Friends, you have already heard
Mr. Harsh Mandar. You have seen 2 films to remind you of what happened in Delhi 6 years ago. I would like to go a little bit into the background of this perfectly horrible experience that was inflicted on Delhi, to see the context in which it happened. Also, the consequences of Delhi 2020 are still there. They are not over. There are people, young people, in prison. There is no clear government narrative or acceptable government narrative in the public domain as to what caused this. Let us go back a little. I think it all started with the experience of Assam on the implementation of the NRC. And this had remained not very well known outside Assam, but was brought home to a much larger audience by a People's Tribunal organized in early September 2019. I happened to be there and was anguished by the tales of torture, of inhuman treatment inflicted on many Indian citizens in Assam. There were numerous instances of families being divided, being imprisoned, having to travel long distances repeatedly in order to establish their citizenship. And such was the implementation that any individual whom you have never met could tell the administration that you were a Ghuspatia. And that was enough for you to be picked up, despite your having proved your bona fides. That was enough for you to be picked up again and put into a detention center. Now, what complicated the Assam experience also was a concerted move by the government that the NRC and All India NRC would help to determine who all were the foreigners, the termites in our society, and to have them evicted. Naturally, the intention was obvious and created great anguish in the Muslim community all over India, because this was to be held as a sword of Damocles on them, to be applied at any point of time. And as a sop to the majority community, there was the CAA. The bill of the CAA was passed in, may I recall that there was I mentioned already the
public tribunal in early September, and the members of the jury of that tribunal had commented, had determined that citizenship was a fundamental right and that people could not be asked to prove their citizenship. It was for the government to prove that they were not citizens. The whole thing had been turned upside down. Following the passage of the CAA bill in Parliament in the second week of December, there were widespread disturbances, protests all over India, notably in Shaheen Bagh. I had occasion to visit Shaheen Bagh a few times during that period and was deeply impressed by those who had participated. You always remember the lady with her head and her face half covered, saying with angry eyes that we do not care what the Mard or the Maulvi have to say. We are here to assert our rights as citizens. I've written at the time that the women of Shaheen Bagh have shown a commitment to the flag, to the Indian flag, the Indian national anthem, and to the Indian constitution, which was at that time not very commonly found elsewhere. The Delhi riot started on the 23rd of February, that is 2 months after Shaheen Bagh. In between, the government's intentions had been amply demonstrated by the attacks on Jamia and the JNU. But what became very prevalent at this time was hate speech. From a neighboring state, we had a call, बोली नहीं मानेंगे तो फिर बोली नहीं मानेंगे तो फिर गोली मारेंगे. And of course, that from a ministerial platform in Delhi, which became the rallying cry of the pro-CAA protesters, was in Salo ko, etc. Now it is curious that when a judge demanded of the police if an FIR had been lodged in the face of this very egregious provocation, he was transferred the next day out of Delhi. And on another occasion, the Solicitor General of India told the court that the time is not yet ripe for filing an FIR. Ladies and gentlemen, in 6 years, that time has not been found appropriate. Now, from our group, we visited the riot-affected areas in early March. We wrote to the President, and when there was no action visible, we requested some eminent personalities to form a citizens' committee to look into the Delhi riots. And the chairman of the committee, Justice Madan Lakur, is with us here today. Now, several reports had appeared at the time, those by the CPM, an initiative of lawyers and citizens,
and one of Delhi Minorities Commission. But one thing which they had in common was the conclusion that the police had not discharged their duties. In fact, there was clear evidence of complicity. 6 years down the line, friends, there are still young people in prison. And as one committee pointed out, the use of UAPA for these alleged crimes was not a legal procedure, but a travesty of the law. I do not know where we go from here. As a citizen, I'm dismayed that no action has been taken as yet after the very public hate speech committed by the Chief Minister of an eastern state. We have to see how that goes from here. But today, if we have to ask ourselves as to why we are meeting, to recall the riots, the communal riots of 2020, I think we have to remember that this is to show our support for those who are still in prison, for those who have shown exceptional courage, like somebody getting a judge to compel the police to permit injured citizens to be taken to the hospital at midnight on 23rd February. And also, perhaps above all, as a tribute to the women of Shaheen Bagh who had shown such exemplary courage to, in the face of all odds, to fight for their justice and with their faith in the Constitution of India. As yet, there is not known to be any adequate compensation for the victims of the riots. And we hope that the civil society would be able in the days to come to make an impression on this. Of course, above all, the responsibility has to be that of the political parties, and one can only hope that they will discharge their responsibility in creating public opinion against injustice which has been and continues to be inflicted. Thank you. दोस्तों, जो इस सब से गुजरे हैं, इस फिल्म के माध्यम से हमने उनका दर्द भी बांटा, लेकिन उनकी उम्मीद भी, उनकी साहस भी। ये 4 हॉस्पिटल फ्रेंड्स को मैं देखता हूँ और जिस तरह से उनको गोलियाँ लगी थी, 7 ऑपरेशन, सालों अस्पताल में रहे और वहीं उनकी दोस्ती हुई। और जो आखिरी सीक्वेंस में उन्होंने कहा कि चलिए हम कहीं घूमना चाहते हैं, तो हमारे दिलशाद ने उनको मसूरी ले गए। और एंड दैट इज़ हाउ लाइफ कंटिन्यूज़। मैं अनुरोध करूँगा जस्टिस मदन लोकुर को, आप कुछ बातें कहें।
यंगस्टर्स थोड़ा सा कुछ लोग सामने यहाँ आके बैठ जाए ताकि people who are standing, if some people are willing to sit on the ground, they should have stayed. Yeah, friends, I think these movies that Harsh has shown say everything about what happened in Delhi in February 2020 and the impact of what has happened. The background to what happened has been given by Mr. Dev Mukherjee, so I don't want to repeat all that, but I would just like to speak a few words about the legal process that has taken place over the last 6 years or so. There have been a lot of cases that have been filed, a lot of cases that have been decided, and the conviction rate against people who are said to have committed crimes during those days is very, very low. And the courts have been very critical of the investigation done by the police. The police has been accused of fabrication of evidence, which is, I think, a very, very serious crime if you look at it dispassionately. Witnesses have been produced by the police who were not even there at that place. I don't know whether you remember, a couple of days ago there was an item in the newspaper about Madhya Pradesh, where something like 200 cases, the same two persons were brought in as witnesses. So you can imagine, the injustice that is being done when you put up witnesses who were not even there and they come and say something on oath. They are supposed to speak the truth. They come and say something on oath, but when they are cross-examined, it is found that they were not even present. They don't know what happened, and they've been told by the police that this is what you have to say. So this is, a very serious form, I believe, of injustice, namely fabrication of evidence and bringing in false witnesses. Now, the problem is that in spite of this happening, and the courts have said this not only in one or two cases, they have said this in at least half a dozen, if not more cases, is that there is no accountability at all. Why is it that you, as the prosecution, produced these witnesses who were not even there? Why did you, as the prosecution, that is the police, bring in evidence which does not stand scrutiny at all? Now, you see, this gives sort of a feeling to the prosecution, to the police, that if we've got away in this case, we'll probably get away with it in the next case. If we don't get away with it in the next case, it doesn't matter. When something else happens, we'll do it. So, to put a stop to this, some action should be taken by the courts. Unfortunately, no action has been taken. So, all right, what has happened in Delhi in 2020 has happened. But if something similar happens, maybe 2 years down the line, may not be of such a magnitude, but a theft, for example, or a murder, for example, and the police say, all right, doesn't matter, just bring in false witnesses, we know whom to target, and we'll bring in false witnesses, we'll produce false evidence. No accountability. I think this has probably been one of the biggest failures, in my view, of the courts in Delhi, of not holding the prosecution and the police to account. Now, the police have been trying to justify it, as we have seen recently in the Supreme Court, on the ground that there is some kind of a larger conspiracy which they are looking into. Now, what is that larger conspiracy? Can a few people, they say the larger conspiracy is to overthrow the government or to destabilize the government or something like that. Can a few people, assuming they were part of the riot in Delhi, can a few people destabilize the government? I mean, it took the freedom movement
couple of decades to destabilize the government at that point of time. And is it possible that in 2 or 3 days a handful of people, assuming they are guilty, a handful of people can destabilize the government? Is our government so weak? Is our country so weak that we are unable to handle a situation like this? So this kind of a theory being put forward of a larger conspiracy can be put forward in any case. If there is a crime, if there is a murder, for example, you can say, well, it was part of a larger conspiracy. It is not that these people wanted to kill a particular person, maybe they wanted to kill 10 other people. So there is a larger conspiracy. So these kind of theories that are being put forward by the prosecution and by the police, coupled with the false witnesses and the evidence, I think is something that we need to really think about, which our courts need to think about. Unfortunately, in my view, they're not thinking about this. The second thing that I would just like to address is about the court processes. Now, what happened was that we know about Umar Khalid, for example. For 6 years, even though the charge sheet has been filed, charges have not been framed. Now 6 years is a very, very long time in any case, right? But for this 6 years he's been in jail. That's one aspect of it. I don't want to go into that at the moment. But one of the explanations given for this delay by the prosecution and by the police is that the accused persons are the ones who are delaying the trial. The trial hasn't even begun, and according to them, these people are the ones who are delaying everything. What has been glossed over, nobody has noticed it in the courts, I don't know why, but it took 2 years, perhaps more than 2 years, to give a copy of the charge sheet and the documents to the accused persons. Now for 2 years, the police does not give the charge sheet, does not tell them what is the case against them. And they are supposed to remain in jail for this period of 2 years. The explanation given was that, the charge sheet and the statements accompanying the charge sheet and all that runs into 15,000 pages or 20,000 pages or some fantastic number, and it has not been possible for us to photocopy all this and give it to them. The accused didn't tell the police to make a charge sheet of 15,000 cases. Why are they blaming the accused persons? And if you have to have a charge sheet which runs into 15,000 pages and so on, you better make arrangements. The law requires you to make arrangements. You can't keep a person in jail and say that, listen, I will give you the charge sheet whenever I feel like giving it to you. And I have some make-believe excuses, and until I'm satisfied that you deserve to get the charge sheet, I will not give it to you. So a large part of the delay has been caused by the police and by the prosecution. Why should the accused persons who are presumed to be innocent, why should they be in a hurry for a trial? Is it not the duty of the prosecution to ensure that the trial goes on quickly? Is it not the duty and the obligation of the courts to ensure that the trial goes on quickly? Why do you want to find a scapegoat and say that, well, I am prepared to do everything in time, but these people are preventing me from doing it? Well, you have all the resources, the police has all the resources, the court has all the power and the authority to expedite the trial, but they've taken 6 years and the trial has not even begun. Like I said, even the charges have not been framed. After the charges are framed, a revision petition can be filed to say that, well, these charges do not arise from the charge sheet. But that's another aspect of the matter. Then you have supplementary charge sheets. Right? The whole purpose of the Criminal Procedure Code to give a time limit to file the charge sheet is, please conclude your investigation within that period. And it's not a small period, it's 6 months. Conclude your investigation. Whatever the nature of the crime, finish it off. But a half-baked charge sheet is filed,
and the court is told that, oh, you see, you know, we want to investigate something else. What is that something else? Larger conspiracy or whatever. So we need more time. So a supplementary charge sheet is filed. That takes a couple of months. A second supplementary charge sheet is filed. That takes a couple of months. A third supplementary charge sheet is filed. Now, this is not a process that can go on and on. If the police and the prosecution want to take their own time, by all means, but release the persons. Why should the accused persons remain in jail until you complete your investigations? So therefore, the manner in which the investigation has been conducted, the manner in which the courts have been proceeding, has left, I think, a lot to be desired. I will not say that the courts are without blame. They are certainly to be blamed for giving this kind of a leeway to the prosecution and to the police to go on doing whatever they feel like doing, and the consequences that many people have been in jail without bail for years together. Some have been fortunate enough, I think, to get bail, but at least 2 people have not yet been granted bail, even though the matter is 6 years old. The third thing that I would like to say is that there is delay in taking action against the police. The police also have been found wanting in more ways than one. I think this picture, perhaps, I'm not very sure, but this picture is one instance of the police beating up the person and asking him to sing the national anthem. Right? It has taken 6 years for action to be taken. Now, was it some kind of, a mystery that required to be solved? There was enough evidence, there were videos going around, by the way, which showed exactly what is happening. But for 6 years, no action has been taken, and it is only maybe about a fortnight or maybe a month ago that the court has said that yes, some offence has been committed, FIR should be lodged, and investigations should be taken. So the police, unfortunately has got away with a lot of questions that need to be answered. I'm not talking now about prosecution, I'm not talking about false witnesses, I'm talking about action that the police have taken, offences that the police have committed, which have not yet been looked into. The final thing that I would like to say is that it has come out, and Mr. Dev Mukherjee had also mentioned, there are some important personalities, so-called VIPs, against whom absolutely no action has been taken. Why is it? Justice is not supposed to be partisan. Everybody is equal under the law. Recently, just a couple of days ago, the lawyer who had argued the case about the tariffs in the United States Supreme Court said that even the most powerful person in the world is subject to the Constitution of the United States. But here, what about our powerful persons? Forget about the Constitution, they may not be under the Constitution, they're not even under the law. I mean, is that, the rule of law that we're looking at? Mr. Mukherjee mentioned about a particular chief minister. No action has been taken. Harsh has filed an FIR. I don't think any action has been taken. And I don't think any action will be taken, Harsh. I'm sorry. Except that he declared that he filed 100 FIRs against you. And that may be possible. That's where justice is partisan, and that is where I think the rule of law is collapsing. We have to look into this and think about it. Can this sort of a situation continue, and if it can continue, for how long? Thank you very much, and all the best. Thank you,
Justice Lokur, for a very sobering and honest assessment of the collapse of India's criminal justice system. I would say it's not just a collapse, it's also a very open partisanship. It's not collapsed, it knows what it wants to do. And the trouble is, what it wants to do is contrary to every notion of justice and the law. We go into the second part, and it's a very important part, which is about compensation. And I want you to underline this. I think we as citizens have focused somewhat on the failures of justice, but the fact that people have not got compensation 6 years later and there is no plan to give it to them is something that I really want those of you assembled here to take home with you. So please watch this video and then we'll invite Brinda Karat to speak, please. इस फिल्म के माध्यम से हमने सवाल केंद्र सरकार, राज्य सरकार पे उठाया है, लेकिन सवाल हम दिल्ली के नागरिकों पर भी, how are we so indifferent to this profound failure? सुरूर ने कहा, हमने देखा कि दिल्ली का बजट 70,000 करोड़, उसका 1% होता 700 करोड़। हम 1% भी नहीं निकाल पाए 5 सालों में to help rebuild their lives. ये कोई फेलियर नहीं है, ये एक पॉलिटिक्स का मतलब एक नफरती पॉलिटिक्स का हिस्सा है, जिसमें ना सिर्फ केंद्र सरकार जो बीजेपी की सरकार थी, बल्कि राज्य सरकार भी पूरी तरह से उसमें जिम्मेदार है. वी हैव टू रिकॉग्नाइज दिस. मैं अनुरोध करना चाहता हूँ बृंदा कारत जी को. बृंदा को पूरे पॉलिटिकल लीडरशिप में मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, बिकॉज शी इज़ द वन पर्सन हु डज रीच where there is hate, where there is violence. She is the one who stands in front of the bulldozer in Jahangirpuri. She is the one who reaches the homes of people with lynching. So I have enormous regard, and I am so grateful you are here to speak. Thank you very much, Harsh. मैं पहले तो हर्ष को और कारवान ए मोहब्बत के साथियों को धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे सामने आज ऐसे तस्वीरें और ऐसे फिल्म्स पेश किए हैं जो 2020 के जो हिंसात्मक घटनाएं घटे वो एकदम एक बार फिर हमारे नज़रों में ताज़ा हुआ है. उस समय हम लोगों ने एक कमेटी का गठन किया था, CPM दिल्ली स्टेट कमेटी की इनिशिएटिव पर, जिसका नाम था रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमेटी, जिसमें हमने वजाहत हबीबुल्ला और हर्ष मंदर को भी सलाहकार के रूप में उनके एडवाइस के आधार पर कैसे हमें अब यह हस्तक्षेप करना चाहिए, उसके आधार पर हमारा काम हमने शुरू किया. और पिछले 6 सालों में जो 53 परिवारों में एक्चुअली 54 परिवार थे, एक और था साथी आसिफ बोलकर जिनकी डेथ रजिस्टर ही नहीं हुआ. तो 53 नहीं, एक्चुअली 54 मृत्यु हुए थे. तो अभी 54 में अभी हमारे संपर्क तमाम परिवारों के साथ है और बहुत ज़िंदा संपर्क अभी 25 परिवारों के साथ है जिनके 64 बच्चों को एक स्टूडेंट स्टाइपेंड के रूप में अभी दिया जा रहा है. और केसेस के बारे में भी कुछ फॉलोअप हमारी तरफ से हुई है. और उसके आधार पर अभी मैं आपके सामने जो मैं समझती हूँ तमाम साथियों ने, देव ने, जस्टिस लोकूर ने जो बातें यहाँ रखी है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं 3 मुद्दे आपके सामने रखना चाहती हूँ. पहली बात ये है कि उमर खालिद और सरजील के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए एक सवाल हमारे सामने आज ये है कि
जितने भी वायलेंस इस प्रकार के हुए, इंक्लूडिंग गुजरात वायलेंस, उसके बाद कुछ कमीशंस ऑफ इंक्वायरी का गठन हुआ था और उसके आधार पर जो उस समय की सरकार की पूरी नैरेटिव थी, कुछ हद तक उसका मुकाबला किया जा सकता था। ये तमाम वायलेंस के बाद कोई भी इंक्वायरी कमीशन नहीं हुई। कुछ हम लोगों ने की, कुछ सिविल सोसाइटीज़ ने की, कुछ रिटायर्ड जजेस ने की, कुछ माइनॉरिटी कमीशन दिल्ली के उन्होंने की, लेकिन एक्चुअली कोई ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं हुई। उसका कारण ये हुआ है कि जो नैरेटिव है, जो मैन्युफैक्चर्ड झूठा एक क्रोनोलॉजी जो पार्लियामेंट की उस समय अमित शाह के द्वारा पार्लियामेंट को बताया गया, जबकि केसेस भी नहीं उस समय रजिस्टर्ड हुए, वो क्रोनोलॉजी के आधार पर ये पूरा ढांचा, किसकी जिम्मेदारी, क्या बड़ी कंस्पिरेसी है, क्या लार्जर कंस्पिरेसी है, वो पूरे तौर पर उसको फिट करने के लिए जिक्सॉ पजल की तमाम पीसेस इस प्रकार की रखे गए। तो सवाल ये है, आज देखिए 1984 के एंटी सिख राइट्स के बाद एक नहीं तीन कमीशन ऑफ इंक्वायरीज हुए। पहले रंगनाथ मिश्रा कमीशन ऑफ इंक्वायरी, उसके बाद नानावती कमीशन ऑफ इंक्वायरी, उसके बाद जब उससे भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ कि बहुत सारे मुद्दे रह गए हैं, तो फिर एक SIT को बनाया गया जो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हुआ। लेकिन यहाँ दिल्ली में आप देखिए, जितने भी हम लोग बोले, ये पूरे सभी को ये जानकारी है कि ये पूरे तौर पर एक राजनीति है, एक बीजेपी RSS की राजनीति है, जो दिल्ली की चुनाव के प्रचार से एंटी CAA मूवमेंट के खिलाफ शुरू है। ये सब हम जानते हैं, यहाँ मुझे उसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि इसके काउंटर में कहीं भी कोई इंक्वायरी नहीं हुआ, आज भी कोर्ट्स में अगर आप देखेंगे, जब बेल पिटिशन रिजेक्ट होता है, तब भी लार्जर कंस्पिरेसी के नाम लेकर चल रहा है। तो मैं ये समझती हूँ आज भी, क्योंकि 1984 के एंटी सिख वायलेंस के बाद अगर 2000 में कमीशन ऑफ इंक्वायरी का गठन हो सकता है, तो 2020 में 2026 में क्यों नहीं कमीशन ऑफ इंक्वायरी का गठन हो सकता है। और मुझे लगता है उस काउंटर के रूप में, क्योंकि इसके पीछे जो राजनीति है, इसके पीछे जो हम सब जानते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स की उसमें जो हिस्सेदारी रही। मैं आपको बता, हर्ष ने भी केस लगाया, हमने लगाया। मेरा केस मैं आपको बता रही हूँ, ये वायलेंस के कपिल मिश्रा के खिलाफ नहीं, कपिल मिश्रा का आपका था, मेरे उससे पहले था। जनवरी अंत में इलेक्शन की समय जब अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा और भी जो बीजेपी के लीडर्स हैं, उन सबके नाम यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने डिस्कस करके, हम SHO से लेकर पुलिस कमिश्नर, उसके बाद राउस एवेन्यू कोर्ट, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट, और अभी हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। अभी पेंडिंग है वो केस हेट स्पीच के खिलाफ। और हेट स्पीच के खिलाफ जो केसेस है, एक लीगल मुद्दा उठता है। अगर ये माना जाता है थ्रू लीगल प्रेसिडेंट कि हेट स्पीच और वायलेंस का इंसाइटमेंट का एक संपर्क है, जो नोटोरियस FIR उमर के खिलाफ और बाकियों के खिलाफ UAPA में लगा है, उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा है हेट स्पीच एंड इंसाइटमेंट टू वायलेंस, वो लगा है। लेकिन जो एक्चुअल हेट स्पीचेस के FIR तक दर्ज नहीं हुआ। आज हम सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस पेंडिंग इस बात की है, किस बात की, नॉट वेदर हेट स्पीच इज गिवन और नॉट, लेकिन FIR विदाउट सैंक्शन, कंप्लेंट FIR दर्ज हो सकता है कि नहीं। और अगर FIR दर्ज नहीं हो सकता है, तो
चाहे हिमंता बिस्वा शर्मा हो या जिसके नाम आप लोगों ने लिया, उन सब की अगर आप बात करें, अगर ये केस जो की त्यों रहती है, जो राउस कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है that no, even an FIR cannot be filed against any public servant without sanction. Sanctioning authority कौन है, कहाँ लिखा है कौन है? आप होम मिनिस्टर के पास जाएंगे दिल्ली में, आप डीएम के पास जाएंगे, आप किसके पास जाएंगे? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी भी 6 साल ये पेंडिंग है। दूसरी बात जो दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो इंक्वायरी, कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी की अंडर ए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, वो केस में अभी बार बार, कितने बार वो केस उठा है कोर्ट में, लेकिन तारीख पड़ जाती है। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फेट अकम्प्ली। और इसलिए मैं आज ये अर्ज करती हूँ, अगर आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं कि क्यों नहीं आज हमें कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी के एक काउंटर के रूप में हम ये डिमांड उठाए और एक व्यापक प्रचार इस बारे में करें, पार्लियामेंट, यहाँ पार्लियामेंट तो खैर चलती नहीं है, लेकिन एनीवे, और बाकी सब फोरा में। तो ये पहला मेरा एक प्रस्ताव है। दूसरी बात, लोकुर साहब ने बताया कि जो लेटेस्ट फिगर्स हमें पता नहीं क्या है, लेकिन सितंबर में न्यूज़पेपर ने एक पूरा रिव्यू किया, तो 116 केसेस में जहां वर्डिक्ट दिया गया है, वहां लगभग 93 केसेस में अक्विटल्स हो गए हैं। और मुख्यतः अक्विटल्स हुए हैं मर्डर केसेस में, इंक्लूडिंग वो हॉरिफिक केस जिसमें 7 मुसलमान 25 और 26 फरवरी को सड़क पर आते हुए, आपने देखा बाबू खान का, जब उनके 2 बेटे हाशिम और आमिर, उनकी हत्या हुई उसी ब्रिज पर, और बाद में उनकी लाश भगीरथी नाले से निकाले गए। 2 दिन में 9 की हत्या हुई, वो केस चल रहा था। उस केस में हमारे एक साथी गवाह भी हैं। अभी गवाही के बारे में कोर्ट क्या कहता है, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था, हिंदू कट्टर हिंदू एकता, एक व्हाट्सएप ग्रुप। आप लोगों ने देखा उनका फिल्म बाबू खान का। तो ये कट्टर हिंदू एकता ग्रुप का व्हाट्सएप में एक्चुअल मर्डर मैसेजेस पाए गए, फलाना जगह पर इसका मर्डर हुआ, शाबाश फलाना को, एटसेट्रा। बहुत ग्राफिक डिटेल मैसेजिंग व्हाट्सएप पे। लेकिन जज साहब क्या कहते हैं, उनकी बड़ी वाली ऑर्डर में वो कहते हैं कि कोई विटनेसेस सही नहीं मिले और व्हाट्सएप कोई सबूत या एविडेंस नहीं है, इसलिए 12 के 12 लोगों को रिहा कर दिया। अब इस केस में व्हाट्सएप एविडेंस नहीं है, लेकिन उमर खालिद के केस में न स्पीच कुछ मिला है और कुछ नहीं मिला है, केवल सॉलिडारिटी के मैसेजेस मिले व्हाट्सएप पर, बट वो उनको दोषी ठहराने के लिए सबूत माना जाता है। तो ये पूरे डबल स्टैंडर्ड्स है। तो जहां ये बात सच है जो लोकुर साहब ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को बिल्कुल सबवर्ट किया जा रहा है, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के नेतृत्व में, वहाँ कोर्ट्स का जो एक रोल, जिस पर एक प्रश्न चिन्ह यहाँ रखा गया है, मैं समझती हूँ इसको हमें बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि जब हम कॉम्पनसेशन की बात करते हैं, लेकिन अगर न्याय के रास्ते बंद हो जाए, अगर मैं उसी इलाके में रहती हूँ और मैं जानती हूँ कि हमारे शहर के कातिल वही घूम रहे हैं, तो चाहे लाख कॉम्पनसेशन की बात हो, न्याय के लिए जब ये रास्ता बंद हो जाता है तो भय कभी भी नहीं खत्म होता है और दुख का घाव कभी भी भर नहीं सकता। इसलिए हमें खुद अपने एक कमेटी का गठन करना चाहिए और इस प्रकार की तमाम केसेस की एक पूरी ऑडिट करके
हमें पेश करना चाहिए हमारे देश की जनता के सामने, तभी एक जवाबदेही हमारी भी बनती है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं था कि ये हो रहा है। तो अगर हम इस प्रकार की एक ऑडिट दिल्ली वायलेंस और उसके खिलाफ जो सज़ा होनी चाहिए जो नहीं है, अगर हम समय समय पर उसको पेश करते हैं, जो हम कोशिश करते हैं और व्यापक अगर हम करें, मुझे लगता है ये जो गैप है न्याय का, कम से कम हम उसको चुनौती तो दे सकेंगे। और तीसरी बात है कॉम्पनसेशन की। आपने वसीम का देखा है, अभी उनका डेथ बहुत दुखद डेथ है। मैं भी समझती हूँ उनकी आंखों न रहने के कारण उनका डेथ हुआ है, नहीं तो एक्सीडेंटल टेरेस से गिरना। तो दैट इज ऑल्सो a murder in that sense. It's a murder. It's a murder. लेकिन आप कॉम्पनसेशन की बात करें, ये सबसे severe इंजरी था या नहीं था, आपने देखा। इस सबसे मतलब सीरियस इंजरी का उस समय की दिल्ली की आप सरकार ने 5 लाख का कॉम्पनसेशन का पैकेज, सिर्फ 5 लाख, लेकिन वसीम को 5 लाख भी नहीं मिला, उनको मिला 1,80,000। अब आप सोचिए, वो पूरा कॉम्पनसेशन पैकेज को अगर आप देखेंगे, ये इतनी अमानवीय पैकेज था। हमने एक केस पे हमने चुनौती दी कोर्ट में। क्या था वो केस? इन्होंने कहा 10 लाख एडल्ट के लिए, 5 लाख माइनर के लिए। तो एक साथी था राम सुगारत पासवान, उनका बच्चा 12 साल का बाहर गया था और पुलिस की फायरिंग में उसकी डेथ हुई। तो कॉम्पनसेशन के लिए बहुत संघर्ष के बाद 5 लाख मिला। तो हम लोगों ने कोर्ट में जाकर कहा, ये कौन सी समझ है कि माइनर की डेथ, मेरा तो कॉम्पनसेशन डबल होना चाहिए, आपने उसको आधा कर लिया। तो उस केस को लड़ने के बाद फिर कोर्ट ने कहा कि ठीक है 5 लाख और बढ़ाया जाए। पिछले साल उसको 10 लाख के कॉम्पनसेशन का पूर्ति हुई। लेकिन इस तरह और 4 केसेस है। हमने उस समय की सरकार को कहा, जब कोर्ट का ये ऑर्डर है तो आप ऑटोमेटिकली उनका भी आपको कॉम्पनसेशन बढ़ाना चाहिए जिनके बच्चे की डेथ हुई, लेकिन आज तक नहीं हुआ। अभी आपने सुना वो तमाम बातें, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ पूरा कॉम्पनसेशन पैकेज में जो फीमेल हेडेड हाउसहोल्ड्स है, देखिए 53 में एक को छोड़कर बाकी सब पुरुष थे और 5 को छोड़कर मेन फैमिली मतलब इनकम जनरेटिंग मेंबर्स थे। तो मेजॉरिटी अभी उन परिवारों का कौन हेड है? महिला हेड है। तो एक फीमेल हेडेड फैमिली का ऑर्डिनरली हमारे समाज में जो हालत है वो सब हम जानते हैं, इसके लिए मुझे यहाँ बयान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो फैमिली विक्टिम फैमिली होती है और वैसे भी उनको दुख से ऊपर उठकर अपनी पूरी फैमिली की बचाव के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है, तो क्या ये कॉम्पनसेशन पैकेज में कोई लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन का सेक्शन होना चाहिए कि नहीं? वो कहीं भी हमारे देश में है नहीं। हाँ, फ्लड अफेक्टेड हो, डिजास्टर मैनेजमेंट का हो, कुछ सरकारें उसका थोड़ा लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन की बात सोचते हैं, लेकिन दंगे या वायलेंस, कम्युनल वायलेंस से पीड़ित उस प्रकार के इलाके में कोई भी कॉम्पनसेशन पैकेज लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब इवन 10 साल है। अभी मैंने आपको कहा 25 फैमिली से अभी हम लोग 64 बच्चों को अभी कुछ मदद कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए सरकार की तरफ से कभी भी नेवर एक बार भी नहीं कि कोई भी आकर पूछे कि तुम जिंदा हो या मर रहे हो, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो तो क्यों नहीं जा रहे हो? पैसे नहीं है। कितना हाई ड्रॉप आउट रेट अभी नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है पीड़ित परिवारों का।
तो ये भी मेरा पॉइंट है कि जहाँ कॉम्पनसेशन की हम बात करते हैं, वहाँ जो कंसेप्चुअलाइजेशन कॉम्पनसेशन पैकेज का है, उस पर भी हमें एक प्रश्न उठाना चाहिए, विशेषकर माइनॉरिटी कम्युनिटी की महिलाओं की। आपने सुना वो लड़की बोल रही, अगर मैं बुर्खा पहनती हूँ तो मेरा पहनना पर ही एक सवाल उठता है। आपने सुना वो बात? तो एक वैसे भी वातावरण है जहां माइनॉरिटीज सीज के अंदर है, और उसके ऊपर ऐसे इलाके में जहां अंडरकरेंट्स चल रहे हैं। हमारा वहां भी एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर चल रहा है, बहुत बच्चे आते हैं उसमें, 90-100 ऐसे आते रहते हैं वहाँ वो सेंटर में ट्यूशन के लिए, कंप्यूटर सीखना, ये सब उसी इलाके में। और उनके माँ बाप आकर कहते हैं कि ऊपरी तौर पर सब सामान्य है, लेकिन डर है, भय है। इसलिए ये कॉम्पनसेशन का जो मुद्दा है, और विशेषकर क्योंकि फीमेल हेडेड फैमिलीज के जो विशेष ज़रूरतें हैं, और उसमें मैं आपको बता रही हूँ बहुत लड़की बच्चियाँ हैं जिनके लिए और भी मुसीबत है। कई जगह हमने देखा कि इन-लॉज और बहू के बीच में भी एक विवाद पैदा होता है। ये होता है क्योंकि माँ बाप जिसकी मृत्यु या हत्या हुई, माँ बाप भी परेशान है, बहू और बच्चे भी परेशान हैं, तो कुछ टेंशन्स भी कभी कभी उठ जाते हैं, कभी उनको घर छोड़ना भी पड़ता है। तो कुछ विशेषताएं हैं साथियों, जो हमें बहुत ही संवेदनशील तरीके से हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। और कॉम्पनसेशन की सवाल पर इस समय जो लेटेस्ट है, जनवरी 2025 में 8 लोग हाईकोर्ट में पिटिशन मूव किए कि जो इनएडिक्वेट कॉम्पनसेशन हमें रेकमेंड किया गया है वो भी हमें नहीं मिला। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा सरकार को 3 महीने में अब पूरा दे दीजिए। अभी बीजेपी की सरकार बनी है, नवंबर महीने में उन्होंने, मैंने पढ़ा है इसको, कि उन्होंने एक पिटिशन मूव किया है that we are asking for the recall of the January petition. So even the inadequate recommendation of the government commission of inquiry, even that, which the court said has to be given in 3 months, अभी नए बीजेपी सरकार आने के बाद उस ऑर्डर को भी रिकॉल करने के लिए उन्होंने दे दिया है। इसका मतलब जो कुछ अभी कोर्ट के थ्रू अगर हम लोग ये अगर स्वीकार होता है मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसे चीज़ों पर भी पूरा ध्यान रखकर हमारी हस्तक्षेप बहुत ज़रूरत है। और आप सब उस हस्तक्षेप के संघर्ष में किसी न किसी रूप में आप सब शामिल हैं। तो ये तीनों मुद्दों को लेकर अगर हम लोग कुछ कारगर हस्तक्षेप एक साथ मिलकर कर सकते, थोड़ा काम का बंटवारा करके, तो मुझे लगता है कि न हम भूलेंगे न हम दिल्ली वालों को भूलने देंगे। और हर्ष को मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ वृंदा जी ने दिल्ली के नागरिकों की क्या जिम्मेदारी है, और इसलिए हमने आज याद दिलाने की कोशिश की है। हम लोग मिल के इस नाइंसाफ़ी का जवाब इसको कैसे दे सकेंगे, इसके बारे में हमें काम करना है। और एक लड़के ने उस फिल्म में जो कहा था कि शरीर के ज़ख्म तो भर ही गए हैं, मेरे रूह के ज़ख्म कब भरेंगे। जब हम लोग सब उनके साथ खड़े रहेंगे तब वो रूह के ज़ख्म भर पाएंगे। ये तीसरी सेक्शन हमारी बातचीत का, द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, just see their faces and let us remember them, please.
दोस्तों, इस वक्त जब हम विक्टिम्स ऑफ 2022 वायलेंस को याद कर रहे थे, इन 18 the finest of hearts and minds locked up for 6 years for saying we should follow our constitution, we should be a secular democratic country, उनका सम्मान भी करना हमने सोचा बहुत ज़रूरी है। खुल के यहाँ ऑडियंस में हम उमर के वालिद साहब को देख रहे हैं, उनके पार्टनर बनजोत्सना को देख रहे हैं। तो बस I mean until they are free none of us are free, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। सलमान खुर्शीद आए हैं, मैं अनुरोध करूँगा थोड़े से शब्द आप बोलें, एंड देन विल गो टू द लास्ट सेक्शन ऑफ आवर प्रोग्राम। आप सभी हजरात को मेरा सलाम, मेरा नमस्कार। हर्ष मंदिर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आप लोगों के हिसाब से आपके सामने आकर कुछ आपसे कुछ कहने का, आपसे कुछ आपके सामने कुछ बात पेश करने का मौका दिया है। सच्ची बात यह है कि जो इंसान को एहसास होता है, हम लोग बहुत गहराई तक शायद नहीं जा पाए हैं, लेकिन यकीनन कुछ ना कुछ रिश्ता इन लोगों के दर्द से रहा है, और वो दर्द का रिश्ता वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, धूमिल हो जाता है। और जब ऐसे जगह पर हम बैठते हैं तो एहसास ये होता है कि दर्द कहीं कम महसूस होता हो, लेकिन दर्द अभी मुकम्मल दर्द अभी है, और कुछ लोग हैं जो अभी भी तड़प रहे हैं, जो अभी भी इस जुस्तजू में है कि वो उस पिंजरे से बाहर निकल सकें, उस दर्द से अपने आप को, जिस दर्द मुब्तला हैं उससे अपने आप को आज़ाद कर सकें। इतने में कहूँगा कि आप लोग यहाँ सब मौजूद हैं, लेकिन मुझे इतनी इजाज़त दीजिए कहने की कि आप तो यहाँ पहले से कंसोलिडेट करके, अपने दिल को मजबूत करके, इन लोगों की हिमायत में, इन लोगों के साथ खड़े होकर आज़ादी की, जो इंसानी आज़ादी और इंसानी हुकूक हैं, उसकी बात करने यहाँ पहुँचे हैं, और आपको पहले से बहुत गहरा एहसास इन बातों पर है। मुश्किल ये है कि इस जगह से बाहर सड़कों पर, दूर दराज हिंदुस्तान के हर गांव में, हर सूबे में लोग वो कहाँ हैं जिन लोगों को थोड़ा सा भी एहसास हो जो आपको है। कितने लोग रुकते हैं और रुक कर ये पूछते हैं कि अभी उन नौजवानों का क्या हुआ जो आज तक जेल में सड़ रहे हैं, फंसे हैं। बहुत बड़ा सवाल है। तो हम यहाँ जितने भी दफ़ा यहाँ पर आपस में बैठ लें, बाहर तक हमारा पैगाम, हमारा संदेश कैसे पहुँचेगा, इस पर हम लोगों को गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। हम आते हैं तो अच्छा रहता है कि हम कम से कम एक बार साथ मिलकर बैठकर अपनी ज़िंदगी में जो हमने कुछ प्रिंसिपल्स समझे, जाने, माने, उनको और मजबूत करने का हमको एक मौका मिलता है। लेकिन इसको बाहर तक हम पहुंचा पाएंगे कि नहीं पहुंचा पाएंगे, एक बुनियादी सवाल है। और बुनियादी सवाल ये है कि लड़ाई है, एक जंग है, इस जंग में हम सब मुब्तला हैं, हम लोग सब इस जंग को लड़ रहे हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम, कहीं ना कहीं हम जितना कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। लेकिन क्या ये लड़ाई हमको इंतहा तक पहुंचाएगी? क्या ऐसा मुमकिन है कि ये छोटा सा जजीरा है जहां हम लोग बैठे हैं, और यहाँ से जो हमारी ख्वाहिश है, जो हमारे अरमान हैं, जो हमारे मंसूबे हैं, वो पहुंचकर हिंदुस्तान के पूरे समंदर को फिर से साफ़ कर देंगे? क्या ये मुमकिन है, या कुछ और हमको सोचना पड़ेगा? इनको इस दर्द से हम छुट्टी दिला दें, हम इस दर्द से इनको मुब्तला करा दें, ये प्रायोरिटी है, और यकीनन आप इसीलिए यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सवाल एक और है, सवाल ये है कि हम एक अच्छी बात को दोहरा कर अपने दिल को तो मजबूत कर लें, लेकिन
इसका बाहर असर कितना होगा और कैसा होगा। यकीनन आप में से बहुत सारे लोग बाहर भी काम कर रहे हैं, जगह जगह काम कर रहे हैं, लेकिन उसको और बड़े पैमाने पर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, उसमें मेरी एक तजवीज़ है। और तजवीज़ अच्छी लगे या अच्छी ना लगे, ये तजुर्बे से मैं आपसे कह रहा हूँ। मेरे तजुर्बे जो थोड़ा तजुर्बा मुझे जामिया में जब प्रोटेस्ट चल रहा था, जामिया के बच्चे और जामिया की ख़वातीन निकल कर रोज़ रात बैठती थी, उनके बीच में जाकर शाहीन बाग में कई दफ़ा जाकर, शाहीन बाग के अलावा और जगह कई जगह जाके जो वहाँ पर एहसास हुआ, और उसके तजुर्बे को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि हमें एक नई गुफ्तगू इस मुल्क में छेड़नी पड़ेगी। हम जो ज़बान बोलते हैं वो हमें आपस में समझ में आती है, लेकिन बाहर बहुत सारे लोग हैं जो हमारी ज़बान नहीं समझ रहे हैं। हमारी ज़बान नहीं समझ रहे हैं। उस ज़बान को समझाने के लिए हम जो अक़लियत का दर्द है उसमें हम दलितों को, महिलाओं को, सबको जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि ऐसा ना लगे कि हम सिर्फ सिलेक्टिवली ही किसी की शिकायत कर रहे हैं, किसी बात की शिकायत कर रहे हैं। ऐसा ना लगे, और लगना भी नहीं चाहिए। और औरों की भी शिकायतें हैं, सिर्फ अक़लियत की शिकायत नहीं है, औरों की भी शिकायतें हैं। लेकिन हमको क्या वो वोकैबुलरी समझ में आई है और हमें वो गुफ्तगू का अंदाज़ समझ में आया है जिससे हम दूसरों को परसुएड कर सकें। दूसरों को परसुएड कैसे करेंगे? बिकॉज़ ये एक सिविलाइजेशनल कॉन्वर्सेशन इस मुल्क में ज़रूरी है। ये सिर्फ फ़िरक़ों के बीच में या आइडियोलॉजीज़ के बीच में झगड़े की बात नहीं है। यकीनन झगड़ा तो आइडियोलॉजी का है, बुनियादी तौर पे तो आइडियोलॉजी का झगड़ा है, लेकिन आइडियोलॉजी के झगड़े को हम इस मुल्क को हमेशा के लिए बांट दें इस तरह से कि हम एक दूसरे से गुफ्तगू ना कर पाएँ, बात ना कर पाएँ, तो वो क्या नई वोकैबुलरी, वो नया अंदाज़े बयां हमको कहीं ना कहीं पर तलाश करना पड़ेगा। और शायद वो आप ही लोगों के बीच में, आप दानिश्वरों के बीच में, आप सेंसिटिव लोगों के बीच में ही आप समझ पाएंगे। सवाल जो कुछ यहाँ देखा गया और जो बच्चों ने बात कही अपनी, सवाल किस बात का है? सवाल इस बात का है कि नीयत क्या है, उन लोगों की नीयत क्या है जिनसे हमें शिकायत है आज। और नीयत के अलावा उनको एहसास है कि नहीं है, ये एक सवाल है। हसास है कि नहीं है, ये एक सवाल है। कितनी सेंसिटिविटी उनमें है और कितनी नीयत उनकी है, उनका इंटेंट क्या था। क्या इस बात को हम कह पाएंगे? जो लोग गांधी पर बहुत काम कर चुके हैं, गांधी की राह पर चल चुके हैं, यकीनन उनको ये अनुभव और उनको ये एक्सपीरियंस रहा है कि गांधी अपने से मुख्तलिफ लोगों को, जो उनको अपोज भी करते थे, उनके साथ किस तरह से कॉन्वर्सेशन किया करते थे। और इसीलिए गांधी जी हम सब के लिए और इस मुल्क के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए कितने कामयाब हुए इस मुल्क में। तो क्या वो रास्ता है? गांधी का रास्ता सिर्फ नॉन वायलेंस का रास्ता नहीं है, हमने उसको नॉन वायलेंस तक बना के छोड़ दिया है। गांधी का रास्ता और दूर तक पहुंचने का, दिलों को जीतने का भी था, और दिलों तक पहुंचने का जो रास्ता था, क्या उस रास्ते में हम लोग कुछ निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं? और आपसे बेहतर कौन होगा जिन्होंने इतना किया है और यहाँ तक आप पहुँचे हैं। 5 साल गुजर गए, 5 साल और गुजर जाएंगे, हम सब की उम्र हो जाएगी, हमारे बाद और लोग भी आएंगे, नई पीढ़ी भी आएगी, वो भी इस बात को उठाएगी। लेकिन एक बात मानिए कि इन लोगों ने जो जुल्म किया है, जिन्होंने भी जुल्म किया है, उन्होंने कितना हमको तोड़ दिया है, कितना दबा दिया। हम माने ना माने, लेकिन हमें कितना साहस बचा है और कितनी हिम्मत बची है कि हम कभी एक और कोई प्रोग्राम निकाल कर और एक बड़ा प्रोटेस्ट और एक एजिटेशन किसी के लिए निकाल के करें। जो लोगों ने किया, हमारे बाद किया, फार्मर्स ने किया, वो कामयाब रहे। उनको जब वो रिफ्लेक्ट करते होंगे कि हमने क्या पाया, क्या खोया, तो यकीनन उनका जो बैलेंस शीट है वो हमारी बैलेंस शीट से बेहतर है। हमारी बैलेंस शीट अच्छी नहीं है, इस बात को हमको मानना पड़ेगा। हमारी बैलेंस शीट बहुत ख़राब है, और वो लोग जो बेचारे आज तक बंद हैं, उनके सामने तो वो बैलेंस शीट बिल्कुल खसारे में है, वो बैलेंस शीट बिगड़ी हुई है। वो बैलेंस शीट कैसे ठीक होगी, इस पर गुफ्तगू एक दिन करें। ये जो आपने आज किया है, इसके लिए निहायत शुक्रिया कि आपने मुझे
इससे अपने आप को जोड़ने का मौका दिया। आप सब लोगों के सामने यहाँ पर आने का मौका मिला, वो भी रमज़ान के पाक महीने में। आप लोग कहाँ कहाँ से चल कर यहाँ आए हैं, और हर्षमंदिर के लिए मैं शुक्रिया इस बात का कहूँगा कि लोग असल में छोटी बातों का ख्याल नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने अपने इनविटेशन में ये साफ लिखा था क्योंकि शाम का वक्त है, रमज़ान का वक्त है, इसलिए आप लोगों को रमज़ान के लिए भी हम कुछ देंगे। खजूर ही दें चाहे, लेकिन आप कुछ देंगे, यकीनन देंगे। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Salman. Salman, and before we enter the last part of our discussion, आपने गांधी जी का जिक्र किया और बहुत अहम। कभी कभी इतिहास एक अजीब सा व्यंग कर लेता है। आरएसएस 2025 में उसके पूरे 100 साल पूरे हुए। आरएसएस अपनी स्थापना दिवस विजयदशमी के दिन मनाता है। पिछले साल विजयदशमी 2 अक्टूबर पे पड़ा, और मुझे लगता है कि बहुत साफ तरीके से इतिहास बता रहा था कि हम एक तरह से फिर से 1947 के दोराहे पे ये देश आ गया है, और किस रास्ते को हमें चुनना है वो बहुत ज़रूरी है। मैंने इस संदर्भ में राजमोहन गांधी जी से एक सवाल पूछा। राजमोहन गांधी 90 साल के हैं। उस वक्त बच्चे थे जब गांधी जी की हत्या हुई थी। मैंने उनसे सवाल पूछा कि गांधी जी से आरएसएस का इतना नफरत क्यों है। बहुत खूबसूरत तरीके से उन्हें बहुत संक्षिप्त में 2 जवाब दिए। उन्होंने कहा, एक कि गांधी जी कहते थे ये देश सबका है, ये देश सबका है। और दूसरा उन्होंने कहा, गांधी जी कहते थे ईश्वर और अल्लाह एक ही हैं। और जितना मैं सोचता हूँ आज जिस लड़ाई की बात हम कर रहे हैं, बस यही 2 सवाल हैं। क्या ये देश सबका है या कुछ लोगों का है और कुछ लोगों का नहीं है? और क्या हम सब मजहबों का, मतलब हमारा सेक्युलरिज्म इज इक्वल रिस्पेक्ट फॉर एवरी फेथ, जहाँ ईश्वर और अल्लाह एक ही हैं। तो मुझे लगता है जो आज हमने बातचीत की, हमने आखिरी फिल्म में इन आदर्शवादी नौजवानों की बातें सुनी। सवाल यही था, ये देश सबका है और ईश्वर अल्लाह एक ही है। इस गांधी जी को याद करते हुए एक्चुअली हमारी जो लास्ट फिल्म है, बिफोर वी क्लोज द प्रोग्राम, मनोज झा भी आगे हैं और जॉन हैं, विल एंड विद देयर वर्ड्स। ये हमने सोचा कि हम उनको भी याद करें जिन्होंने जानें बचाएं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा गांधी जी के बताए रास्ते को इस दौर में भी चलाया। सेविंग लाइव्स एंड सेविंग श्राइन्स ऑफ वर्शिप। जो उदासी हमारी है वो अपनी जगह में कायम है, लेकिन उम्मीद भी इस इंसानियत की कहानियों से हमें अपने साथ ले जाना हो। वेदांत दोस्तों, हावर्ड ज़ेन एक इतिहासकार हैं। वो कहते हैं कि मानव इतिहास सिर्फ जुल्म की कहानी और क्रूरता की कहानी नहीं है। मानव इतिहास मोहब्बत की और साहस की भी कहानी है, और दोनों कहानियों को हमें याद करना ज़रूरी है। वी कमिंग टू द क्लोज ऑफ आवर गैदरिंग। मनोज झा आए हैं। हिज फादर इज़ वेरी अनवेल, अस्पताल में है, फिर भी अपने सॉलिडारिटी में आप आए हैं यहाँ। ही इज़ माई फेवरेट पार्लियामेंटेरियन, आई कैन से दैट टुडे। मनोज, आप थोड़ी बात रखना चाहें और आखिर में जॉन सबको धन्यवाद देंगे। Absolutely, there is nothing to add. कुछ नया कहने को है नहीं। सलमान भाई को सुना, फिर ये आखिरी वाली
क्लिप मैंने देखी, जो उन्होंने कहा था कि बैलेंस शीट की कमी, वो बैलेंस शीट की कमी है। और अदीब साहब भी हैं। 47 तो हमने देखा नहीं, किताबों में पढ़ा। 47 की सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी कि राइटर्स ने, लोगों ने एक क्लोजर तलाशने की कोशिश की। वो क्लोजर हीलिंग की शक्ल में था। आज का तकसीम पार्टीशन ज्यादा भयावह है और एक बड़ी आबादी क्लोजर नहीं तलाश रही है। आई होप समथिंग इज डन, इफ नॉट इन आवर लाइफ टाइम, लिटिल लेटर बट नॉट मच लेटर। जिंदाबाद, इन सॉलिडारिटी। Good evening. I've been a member of this press club for about 45-50 years, and this den of iniquity of drunkards, of alcohol, I think it will be the first time possibly that there will be a Rosa Iftar. It was in the part of that. I rise to thank you on behalf of Karwan-e-Mohabbat, founded by Harsh Mandar. It's a conscious keeper of India and a traveling conscience. He travels to distant places in this holy land and looks at what's been left after somebody which is alive, with a gun or a car, and killed somebody else out of malice. Karma also looks for good things, and you have seen a full film on good things. The other 3 films were not of good things. Things have become worse in the 5 years, 6 years actually now, that the 2020 riots took place. To call them riots is to insult the dead of targeted violence. They were riots to the extent that the police came and failed to register FIRs that should have been registered. I say this because I live not far off and have been to those streets many times in those 6 years. Things have worsened. The police today in East Delhi is far more bigoted than it was in 2020. The magistrates' courts, the lower judiciary, the High Court and the Supreme Court itself, of which I have personal taste, are not the ones that were 20 years ago or 40 years ago or half a century ago. Things have worsened right through. And the worst bigotry, the most malice, the darkest hearts are at the very top, risen like scum in some sewer, not cream in the milk. What can we expect in the future? Those of us at the gates, the pearly gates, to quote Manoj Jha, we can hardly hope for justice in a lifetime. But maybe in the lifetime of the next generation, because this poison should not last longer than this. On behalf of Karwan-e-Mohabbat, on behalf of Harsh Mandar, on filmmaker Imad, I thank all of you for coming here, for sharing our pain, the pain of the victims, of sharing our hope, of sharing our despair. Thank you very much. Mubarak for the Rosa Iftar. Please accept a date, even if you have not been fasting. Thank you very much indeed. बस इस चीज़ की ज़रूरत है कि अगर किसी के साथ तकलीफ़ हो रही है उसका एहसास तो खड़े और खड़े तो हों,
किसी की गुनाह हो रहा है, किसी के साथ मारा जा रहा है, किसी को लिंचिंग किया जा रहा है, किसी को तबाह किया जा रहा है उसके मज़हब के नाम पर, कम से कम इतनी उम्मीद तो हम आपसे कर सकते हैं कि आप खड़े हो सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं और जो गलत है उसको गलत कह सकते हैं। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।